हेलो बच्चों, ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने विद्युत क्षेत्र रेखाओं और विद्युत क्षेत्र रेखाओं के गुणों का अध्ययन किया था और इसमें हमने देखा था कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या होती हैं। विद्युत क्षेत्र रेखाएं वे काल्पनिक रेखाएं होती हैं जिनके किसी बिंदु पर अगर हम स्पर्श रेखा खींचते हैं तो वो स्पर्श रेखा उस बिंदु पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की दिशा को दर्शाती है। ठीक है ना, ये काल्पनिक रेखाएं होती हैं। फिर आपने इनके गुण के बारे में देखा था और इनके गुण का जब आपने अध्ययन किया तो आपने कहा था कि जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं ये धनावेश के लिए बहिर्मुखी और ऋणावेश के लिए अंतर्मुखी होती हैं। विद्युत क्षेत्र रेखाएं धनावेश के लिए बहिर्मुखी व ऋणावेश के लिए अंतर्मुखी होती हैं। ठीक है ना, अर्थात इनकी जो दिशा है वो धनावेश से ऋणावेश की ओर होती है। देखते हैं इस चित्र के अनुरूप, देखते हैं हम लोग। विद्युत क्षेत्र रेखाएं धनावेश के लिए बहिर्मुखी व ऋणावेश के लिए अंतर्मुखी होती हैं और ये जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं इनकी दिशा धनावेश से ऋणावेश की ओर होती है। ठीक है, ये हो गया हमारे पास में। अब ये देखो, इस हिसाब से इसके बारे में आपने विवरण बनाया भी था। धनावेश के लिए हमने इस दिशा को बहिर्मुखी कर दिया और ऋणावेश के लिए हर बिंदु पर ये दिशा अंतर्मुखी होगी। यह था विद्युत क्षेत्र रेखाओं का निरूपण। विद्युत क्षेत्र रेखाओं के निरूपण के बारे में जब आपने अध्ययन किया तब आपने कहा था कि जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं ये हमेशा सतत वक्र बनाती हैं, ये कभी भी बंद वक्र नहीं बनाती और दो विद्युत क्षेत्र रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेद नहीं कर सकती। दो विद्युत क्षेत्र रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेद नहीं कर सकती क्योंकि यदि ये प्रतिच्छेद करती हैं तो प्रतिच्छेद बिंदु पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की दो दिशाएं हो जाएंगी जो कि निरर्थक होगा, संभव नहीं होगा। इसके अलावा हमने कहा था कि विद्युत क्षेत्र रेखाओं की किसी बिंदु पर अगर हम स्पर्श रेखा खींचते हैं तो स्पर्श रेखा हमें परिणामी विद्युत क्षेत्र की दिशा दर्शाती है। और इसके बाद में और भी कुछ हमने गुण देखे थे, जैसे विद्युत क्षेत्र रेखाएं जो है किसी चालक पृष्ठ पर सदैव लंबवत होती हैं और जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं वो जहाँ पे विद्युत क्षेत्र रेखाओं का संख्या घनत्व अधिक होता है वहां पर विद्युत क्षेत्र अधिक होता है और जहाँ पर विद्युत क्षेत्र रेखाओं का संख्या घनत्व कम होता है वहां पर विद्युत क्षेत्र भी कम होता है। ठीक है ना। अब इसके बाद में अगर हम देखें, इसमें देखिए क्या होता है और किस प्रकार से होगा, इसमें हम विवरण के बारे में प्रयास करते हैं। देखिए आगे वाले टॉपिक को हम देखें। हमने विद्युत क्षेत्र रेखाओं के गुण का अध्ययन कर लिया। अब आगे का अध्ययन हम करते हैं इसमें कि भाई वास्तव में विद्युत क्षेत्र के आगे हमारा टॉपिक है विद्युत द्विध्रुव और उसके बाद में टॉपिक आता है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। तो हम पहले देखें विद्युत द्विध्रुव, देखते हैं क्या होता है विद्युत द्विध्रुव। दो टॉपिक हमें देखने हैं, दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए टॉपिक हैं, बहुत ही छोटे छोटे और आसान से टॉपिक्स हैं। पहला टॉपिक है हमारे पास में विद्युत द्विध्रुव। अब क्या होता है ये विद्युत द्विध्रुव, इसके बारे में अगर हम देखें, देखिए दो आवेश आपने ले रखे हैं, दो आवेश हमने ले रखे हैं। ये देखिए जैसे हमारे पास में ये कोई एक आवेश हो गया प्लस में Q और ये हमारे पास में हो गया दूसरा आवेश माइनस में Q। ठीक है, और पहली बात तो देखो आप, ये आवेश प्लस में और ये आवेश माइनस में, मतलब ये दोनों आवेश कैसे हैं, विजातीय आवेश हैं और इनका जो परिमाण है आंकिक मान वो देखो आप, इसमें भी परिमाण जो है Q है और इसमें भी परिमाण कितना है Q है। ठीक है, मतलब ये दोनों आवेश कैसे हैं, समान परिमाण के हैं और विपरीत प्रकृति के आवेश हैं। विपरीत प्रकृति के आवेश कैसे होते हैं, विजातीय आवेश होते हैं। मतलब ये जो आवेश है ये समपरिमाणिक विजातीय आवेश है। कैसे हैं, समपरिमाणिक विजातीय आवेश है। ये जो आवेश है ये समपरिमाणिक विजातीय आवेश है। तो यहां से अगर अपन देखें ये दो, पहली बात तो इसकी परिभाषा में जो शब्द काम में आने चाहिए उनके बारे में आपको बता देता हूं। एक तो ये दोनों आवेश कैसे होने चाहिए, समपरिमाणिक होने चाहिए। ठीक है, तो पहली बात तो ये दोनों आवेश समपरिमाणिक हैं और फिर दूसरी बात ये जो दोनों आवेश हैं विजातीय आवेश हैं। विजातीय मतलब विपरीत जाति के आवेश हैं। ठीक है, और इनके मध्य की जो दूरी है वो आपने ले रखी है 2a। अब ये मध्य की जो दूरी आपने 2a ली है ये अल्प दूरी है। ठीक है ना, तो इनके मध्य अल्प प्रकथन, प्रकथन मतलब दूरी यानी अल्प दूरी। ये कुछ ऐसे शब्द हैं जो कि इसकी परिभाषा में आने चाहिए। तो हम ये क्या बोल सकते हैं, देखिए द्विध्रुव के बारे में क्या बोल सकते हैं, यदि
दो समपरिमाणिक विजातीय आवेश परस्पर अल्प दूरी पर रखे हों, यदि दो समपरिमाणिक विजातीय आवेश परस्पर अल्प दूरी पर रखे हों तो यदि दो समपरिमाणिक विजातीय आवेश परस्पर अल्प दूरी पर रखे हों तो इस निकाय को बनने वाले इस निकाय को हम क्या कहते हैं? विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। यदि दो समपरिमाणिक विजातीय आवेश परस्पर अल्प दूरी पर रखे हों तो बनने वाले इस निकाय को हम क्या कहते हैं? विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। यदि दो समपरिमाणिक विजातीय आवेश परस्पर अल्प दूरी पर स्थित हों तो बना निकाय विद्युत द्विध्रुव कहलाता है। और विद्युत द्विध्रुव के आवेश नेट आवेश जो होता है, विद्युत द्विध्रुव का नेट आवेश हमारे पास में सिग्मा क्यू मान लिया हमने। कैसे आ जाएगा? इनके बीजगणितीय योग से, माइनस के क्यू और प्लस के क्यू के बीजगणितीय योग से आपने इसको प्राप्त किया तो नेट आवेश कितना हो गया? इसका 0 हो गया। मतलब ये कहा जा सकता है कि किसी विद्युत द्विध्रुव का नेट आवेश हमेशा कितना होता है? 0 होता है। किसी विद्युत द्विध्रुव का नेट आवेश सदैव 0 होता है। यहाँ पे ये हमारे पास में है इस विद्युत द्विध्रुव का केंद्र, इसको बिंदु को ले लिया आपने O, तो ये विद्युत द्विध्रुव का केंद्र है। अगर ये बिंदु विद्युत द्विध्रुव का केंद्र है, केंद्र मतलब एकदम मध्य का बिंदु होगा, तो यहाँ पे जितनी दूरी होगी यहाँ पे भी उतनी दूरी होगी। तो ये वाली दूरी अगर आपने A ले रखी है तो ये दूरी भी कितनी हो गई? A हो गई। ठीक है। आगे अगर अपन देखें इसमें, इस विद्युत द्विध्रुव के लिए दो प्रकार के बिंदु पाए जाते हैं, एक तो होता है अक्षीय बिंदु और एक होता है निरक्षीय बिंदु। विद्युत द्विध्रुव के लिए दो प्रकार के बिंदु होते हैं, एक तो होता है अक्षीय बिंदु और एक होता है निरक्षीय बिंदु। अक्षीय बिंदु का मतलब ये जो रेखा है ना, इन दोनों आवेशों को मिलाने वाली ये जो रेखा है, इस रेखा पे कहीं पे भी होगा, चाहे इन दोनों के बीच में कहीं पे है या फिर इधर की ओर है या इधर की ओर है। ठीक है ना। अगर वो कोई बिंदु है वो इस रेखा पर है ना, तो दोनों द्विध्रुव के दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा, द्विध्रुव के दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा पर स्थित बिंदु अक्षीय बिंदु कहलाता है। ठीक है ना। क्या कहलाता है? अक्षीय बिंदु कहलाता है। किसी द्विध्रुव के दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा पर स्थित बिंदु अक्षीय बिंदु कहलाता है। और ऐसे ही ये जैसे हमारे पास में था केंद्र, और इस केंद्र बिंदु O से किसी दूरी पर कोई लंबवत बिंदु है हमारे पास में, कोई लंबवत बिंदु है हमारे पास में, और ये जो लंबवत बिंदु है ये निरक्षीय बिंदु कहलाता है। निरक्षीय बिंदु या फिर विषुवतीय बिंदु, है ना। ये जो लंबवत बिंदु है कौन सा बिंदु कहलाता है? निरक्षीय बिंदु या फिर विषुवतीय बिंदु। ठीक है। निरक्षीय बिंदु या फिर विषुवतीय बिंदु कहलाता है। ठीक है ना। समझ गए आप मेरी बात को? तो यहाँ से हमने क्या बोला है, हमारे अनुसार हमने बोला कि विद्युत द्विध्रुव, पहली बात तो हमने विद्युत द्विध्रुव की परिभाषा में क्या बोला कि यदि दो समपरिमाणिक विजातीय आवेश परस्पर अल्प दूरी पर रखे हैं तो बना निकाय विद्युत द्विध्रुव कहलाता है। और विद्युत द्विध्रुव का जो नेट आवेश है वो कितना होता है? 0 होता है। किसी विद्युत द्विध्रुव के लिए दो प्रकार के बिंदु होते हैं, एक होता है निरक्षीय बिंदु और एक होता है अक्षीय बिंदु। तो विद्युत द्विध्रुव के दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा पर स्थित बिंदु अक्षीय बिंदु कहलाता है, जबकि विद्युत द्विध्रुव के केंद्र के लंबवत स्थित बिंदु निरक्षीय बिंदु या विषुवतीय बिंदु कहलाता है। ठीक है। निरक्षीय बिंदु या फिर विषुवतीय बिंदु कहलाता है। ठीक है। अब आगे देखते हैं हम लोग क्या होगा, किस प्रतिरूप में होगा। देखो अब हम देखते हैं विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। ये तो था विद्युत द्विध्रुव और अब हमें देखना है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। ठीक है। हमारा जो टॉपिक है वो देखिए क्या है हमारे पास में, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। तो यहां से अगर अपन देखें इसमें विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या है, किस प्रकार से होगा, तो इस विवरण के बारे में हम विचार करते हैं। देखिए क्या होता है। आपने विद्युत द्विध्रुव के बारे में बोला था कि दो समान परिमाण के विजातीय आवेश लेने हैं हमें, तो हमने दो समान परिमाण के विजातीय आवेश ले लिए और इनके मध्य की जो दूरी है हमने अल्प दूरी ले ली 2a। तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण जैसे हम P से दर्शाते हैं, किससे दर्शाते हैं? P से दर्शाते हैं। ठीक है ना। समझ गए आप मेरी बात को? और ये क्या होता है, किसी विद्युत द्विध्रुव के आवेशों के परिमाण किसी
विद्युत द्विध्रुव के आवेशों के परिमाण, और आवेशों का परिमाण क्या है हमारे पास में यहाँ पे, प्रकृति नहीं, परिमाण केवल, परिमाण क्या है दोनों में, Q है, और आवेशों के मध्य की दूरी बोल दीजिए ये, या फिर इस विद्युत द्विध्रुव की लंबाई, विद्युत द्विध्रुव की लंबाई 2a का गुणनफल क्या कहलाता है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहलाता है। ठीक है ना, समझ गए आप मेरी बात को। तो हम ये बोल सकते हैं कि किसी विद्युत द्विध्रुव के आवेशों के परिमाण, किसी विद्युत द्विध्रुव के आवेशों के परिमाण व द्विध्रुव की लंबाई के गुणनफल को क्या कहते हैं, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। किसी विद्युत द्विध्रुव के आवेशों के परिमाण Q और आवेशों के मध्य की दूरी या द्विध्रुव की लंबाई 2a के गुणनफल को विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। इसे हम किससे दर्शाते हैं, P से दर्शाते हैं। अब इसके SI मात्रक के बारे में हम विचार करें तो इसका SI मात्रक देखिए हमारे पास में क्या हो जाएगा, Q का तो क्या हो गया कूलाम, 2a का मतलब क्या है, दूरी, दूरी का मतलब क्या होता है, मीटर, कूलाम इंटू मीटर, व विमीय सूत्र, और विमीय सूत्र हमारे पास में क्या हो गया, देखो कूलाम के लिए, मीटर के लिए हम क्या लिखते हैं, देखो कूलाम के लिए हमारे पास में मात्रक क्या होता है भाई, I बराबर हमारे पास में होता है Q अपॉन T, तो Q बराबर हमारे पास में हो जाएगा I इंटू T, I का मतलब हो गया एम्पियर और इंटू में सेकंड। ठीक है, आवेश यानी कूलाम का मान क्या हो गया, एम्पियर इंटू सेकंड हो गया, और इंटू में मीटर। ठीक है, ठीक है ना। तो हम यहाँ से विमा के अंदर देखें तो मीटर के लिए तो हम क्या लगाते हैं, कैपिटल L लगाते हैं, एक बार है ये, सेकंड के लिए हम लोग कैपिटल T लगाते हैं, ये भी एक बार है, एम्पियर के लिए कैपिटल A लगाते हैं, ये भी एक बार है, और द्रव्यमान किलोग्राम नहीं है इसमें तो कैपिटल M हो गया 0। ठीक है, तो ये इसका विमेय सूत्र हो जाएगा। तथा ये ध्यान से सुनना, बात काम की बात है, तथा यह एक सदिश राशि है, यह एक सदिश राशि है जिसकी दिशा ऋणावेश से धनावेश की ओर होती है, माइनस वाले आवेश से प्लस वाले आवेश की ओर होती है, इसकी दिशा ऋणावेश से धनावेश की ओर होती है। तो हमने क्या बोला, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण में हमने क्या बोला है, किसी विद्युत द्विध्रुव के आवेशों के परिमाण, किसी विद्युत द्विध्रुव के आवेशों के परिमाण और उनके मध्य की दूरी के गुणनफल को विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। इसे P से दर्शाते हैं। तो इसका सूत्र हो जाएगा Q इंटू 2a, और इसका SI मात्रक कूलाम इंटू मीटर, विमीय सूत्र M0 L1 T1 A1 है, और यह एक सदिश राशि है जिसकी दिशा ऋणावेश से धनावेश की ओर होती है, इसकी दिशा ऋणावेश से धनावेश की ओर होती है। ठीक है, यह था हमारे पास में विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का विवरण। ठीक है, अच्छा इसका जो मात्रक है कूलाम इंटू मीटर, ये आपने देखा है, इसका जो SI मात्रक है वो दो प्रकार के मात्रक होते हैं, इसका मैं बता देता हूँ, वहां लिखना हम भूल गए। इसका SI मात्रक जो है वो कूलाम इंटू मीटर या डिवाई, ठीक है, dy, ठीक है, और विमीय सूत्र आपने देख ही लिया। ठीक है, तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण जो है इसमें आपने क्या बोला कि किसी विद्युत द्विध्रुव के आवेशों के परिमाण और उनके मध्य की दूरी के गुणनफल को विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं, इसे P से दर्शाते हैं। और अगर हमने इसमें बोला कि इसका SI मात्रक कूलाम इंटू मीटर या डिवाई, विमीय सूत्र M0 L1 T1 A1 है, तथा यह एक सदिश राशि है जिसकी दिशा ऋणावेश से धनावेश की ओर होती है। इसका जो विमीय मात्रक है वो डिवाई क्यों रखा गया है, इसका जो SI मात्रक है वो डिवाई क्यों रखा गया है, क्योंकि डिवाई उस वैज्ञानिक का नाम है जिसने इसके बारे में बताया था। ठीक है ना, तो इसके खोजकर्ता के सम्मान के रूप में उनके नाम को ही इसका मात्रक बना दिया गया। ठीक है, आगे देखते हैं, देखिए इसमें क्या होता है, किस रूप में होता है। अब आगे देखें, अगला टॉपिक यहां से क्या होता है, किस रूप में होता है।
हमें अब देखना है विद्युत द्विध्रुव के कारण से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, अब इसके लिए दो प्रतिरूप होते हैं, एक तो होता है धनावेश, एक तो होता है अक्षीय बिंदु पर और एक होता है निरक्षीय बिंदु पर। हमारा टॉपिक है विद्युत द्विध्रुव के कारण, विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो यहां से अगर अपन देखें तो विद्युत द्विध्रुव के कारण जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो दो बिंदुओं पर पाई जा सकती है। सबसे पहला बिंदु है हमारे पास में अक्षीय बिंदु, तो अक्षीय स्थिति पर देख लो आप, है ना, या अक्षीय बिंदु पर देख लो आप, मतलब विद्युत द्विध्रुव की अक्ष पर स्थित जो बिंदु है उस पर देख लो आप। ठीक है, अक्षीय बिंदु पर देखते हैं। देखिए अक्षीय बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है। देखिए एक बात तो आप ये देखिएगा, आपने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपको देखनी है विद्युत द्विध्रुव के कारण से देखनी है, अक्षीय बिंदु पर देखनी है। जैसे देखिए हमारे पास में कोई विद्युत द्विध्रुव है, विद्युत द्विध्रुव का मतलब हो गया कि इसके आवेशों का परिमाण समान होगा और प्रकृति विपरीत होगी। तो ये जैसे माइनस का क्यू आवेश ले लिया तो यहाँ पे भी प्लस का क्यू आवेश आ जाएगा। आवेशों का परिमाण समान है, प्रकृति विपरीत है, और इन दोनों आवेशों की जो मध्य की दूरी है ये हमारे पास में कितनी है 2a। तो ये हो गया इसका केंद्र बिंदु O, और यहाँ पे कोई बिंदु आ गया हमारे पास में P। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास में कोई बिंदु आ गया P। इस बिंदु P पर अगर अपन देखें कि तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है वो क्या होगी वो हमें ज्ञात करनी है। ठीक है, तो भाषा इसमें हम क्या लिखेंगे, भाषा भी हमें लिखनी पड़ती है शुरू में, दो चार लाइन जो भी आवश्यक है। इसमें हम क्या लिखेंगे, चित्रानुसार किसी विद्युत द्विध्रुव, चित्रानुसार किसी विद्युत द्विध्रुव जिसके आवेशों के मध्य, जिसके आवेशों का परिमाण Q, चित्रानुसार किसी विद्युत द्विध्रुव जिसके आवेशों का परिमाण Q व लंबाई 2a है के कारण इसके केंद्र, इसका केंद्र क्या मान रखा है आपने O से स्मॉल r दूरी पर स्थित, से स्मॉल r दूरी पर स्थित किसी बिंदु P, स्मॉल r दूरी पर स्थित किसी बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक है, कि ऐसे स्मॉल r दूरी पर स्थित किसी बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो हमने क्या बोला इसमें, चित्रानुसार किसी विद्युत द्विध्रुव जिसके आवेशों का परिमाण Q व लंबाई 2a है के केंद्र O से स्मॉल r दूरी पर स्थित किसी बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। अभी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आप कैसे ज्ञात कर सकते हो भैया, आपने बोला विद्युत क्षेत्र जो है कौन सी राशि है, सदिश राशि है। हालांकि आपको पीछे ये बताया गया था कि सदिश राशि की गणना में ऋणात्मक चिन्ह का प्रयोग नहीं किया जाता, क्योंकि वो जो ऋणात्मक चिन्ह है वो दिशा और प्रकृति बताने के काम में आता है, क्योंकि वो जो ऋणात्मक चिन्ह है वो दिशा और प्रकृति बताने के काम में आता है, जो हम अलग से लिख देंगे। ठीक है, इसके अलावा ऋणात्मक चिन्ह काम में नहीं किया जाएगा। अब यहाँ से अगर अपन देखें तो विद्युत क्षेत्र जो है इसकी तीव्रता ज्ञात करनी है आपको बिंदु P पर। तो कैसे ज्ञात करोगे, आप इस प्लस वाले क्यू आवेश के कारण से यहाँ पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कर लीजिए, माइनस क्यू आवेश के कारण से इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कर लीजिए और उनका बीजगणितीय योग कर दीजिए। मतलब अगर दोनों की समान दिशा है, दोनों की दिशा समान है तब तो उनको जोड़ दीजिए, और दोनों की दिशा विपरीत है तो ज्यादा में से कम वाला घटा दीजिए। ठीक है ना, समझ गए आप मेरी बात को। आपको कैसे पता चलेगा कि कौन सा ज्यादा है कौन सा कम है। तो देखिए बिंदु आवेश के कारण से जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता थी वो हमने प्राप्त किया था KQ/r²। यही था क्या, KQ/r²। ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक था किसके लिए, बिंदु आवेश के लिए। तो यहाँ पे जो बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो r के स्क्वायर के व्युत्क्रमानुपाती है। बिंदु आवेश के कारण जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो r के स्क्वायर के व्युत्क्रमानुपाती है। तो यहाँ से अगर अपन देखें तो क्या होता है, किस प्रकार से होता है, ये r के स्क्वायर के व्युत्क्रमानुपाती होगी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, मतलब दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है, दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है। इसका मतलब है कि ये दूरी अगर ज्यादा होगी तो विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है वो कम होगी, और ये दूरी अगर कम होगी तो विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है वो ज्यादा होगी। समझ रहे हो आप मेरी बात को, दूरी अधिक है तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कम, और दूरी कम है तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्यादा। ठीक है ना, तो आप यहाँ से देख लो इस बिंदु P से जिस आवेश की दूरी ज्यादा होगी उसके कारण से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कम होगी, और जिसकी दूरी कम होगी उसकी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्यादा होगी। तो इस बिंदु P से इस प्लस के क्यू आवेश की दूरी तो कम है और इस माइनस के क्यू आवेश की दूरी ज्यादा है,
तो इस आवेश की दूरी ज्यादा है, इसलिए इसके कारण से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कम उत्पन्न होगी, और इसकी दूरी कम है, इसके कारण से इसकी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्यादा उत्पन्न होगी। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? अब यहां से अगर हम देखें इसमें क्या होता है, किस प्रतिरूप में होता है, तो देखिए प्लस वाला आवेश है, इसके कारण जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो कैसी होती है, दिशा क्या होती है, बहिर्मुखी। किसके कारण से, प्लस के क्यू आवेश के कारण से। और इस माइनस वाले क्यू आवेश के लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है अंतर्मुखी। तो ये इस प्रकार से हो गई, दोनों विपरीत दिशाओं में है, तो ज्यादा में से कम वाला घटाना है। ज्यादा वो होगा जिसकी दूरी कम होगी, और दूरी कम है धनावेश की, तो धनावेश के कारण से विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है वो ज्यादा। ठीक है, तो यहां से अगर हम देखें तो जो प्लस का क्यू आवेश है इसके कारण हम देख रहे हैं, स्मॉल क्यू के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, स्मॉल क्यू के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, और ये जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है ये हमारे पास में स्मॉल क्यू के कारण ई क्यू लिख दिया हमने, और वो क्या होता है, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो ये हो गया हमारे पास में के क्यू और अपॉन में आर का स्क्वायर। अब दिशा बहिर्मुखी है, तो ओ से पी के अनुदिश आ गया, तो ओपी के अनुदिश, ये दिशा हो गई हमारे पास में। उसके बाद में माइनस का क्यू आवेश जो है उसके कारण से हम देख रहे हैं, माइनस क्यू के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, माइनस क्यू के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और ये हमारे पास में हो जाएगा ई माइनस का क्यू बराबर के। अब आवेश क्यू जो किसमें, माइनस में है, लेकिन ये कौन सी राशि है, सदिश राशि है, सदिश राशि में ऋणात्मक चिन्ह नहीं प्रयुक्त किया जाता, क्योंकि यहाँ पे जो ऋणात्मक चिन्ह आप लिखते हो, ऋणात्मक चिन्ह इसकी प्रकृति और दिशा दर्शाता, जो हम अलग से लिखते हैं। तो के क्यू और अपॉन में इनके मध्य की जो दूरी थी, सॉरी देखिए धनावेश की दूरी, धनावेश की इस बिंदु P से दूरी क्या है, ये दूरी है ना, ये कैसे ज्ञात करोगे आप, ये यहाँ तक की दूरी कितनी है r, इसमें से आप ये दूरी घटा दो, और ये दूरी क्या होगी, क्योंकि ये केंद्र है, विद्युत द्विध्रुव की लंबाई कितनी है 2a, द्विध्रुव की लंबाई 2a है, ये बिंदु केंद्र है, तो ये दूरी क्या होगी a, और ये बिंदु, ये दूरी भी कितनी होगी a। ठीक है, तो आपको बिंदु इस प्लस वाले आवेश की इससे दूरी ज्ञात करनी है। कैसे ज्ञात करोगे, प्लस वाले आवेश की इससे दूरी ये है, ये कैसे ज्ञात करोगे आप, ये जो पूरी दूरी है ये क्या है r, इसमें से आपने इतनी दूरी a माइनस कर दी। ठीक है ना, तो हमारे पास में कितना हो गया r और माइनस में a। ठीक है, और इसका क्या हो गया हमारे पास में होल स्क्वायर। ठीक है, दूरी का स्क्वायर होता है। ऐसे ही माइनस वाले क्यू आवेश की दूरी देखिए आप, यहां से यहां तक की, तो ये दूरी, ये यहां से यहां तक की दूरी है, तो इसमें आप देखिए ये इतनी दूरी तो r, इसमें आप ये वाली दूरी जोड़ दीजिए तो r प्लस a हो जाएगी। ठीक है ना, तो ये दूरी हमारे पास में कितनी हो गई r प्लस a का होल स्क्वायर। ठीक है, और इसकी जो दिशा है अंतर्मुखी है, तो PO की अनुदिश हो गई इसकी दिशा, देखिए चित्र में दर्शा रखी है, PO की अनुदिश हो गई। तो बिंदु P पर परिणामी विद्युत क्षेत्र कैसे ज्ञात करेंगे, इन दोनों के बीजगणित योग से। अतः बिंदु P पर, अतः बिंदु P पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो ये हमारे पास में E हो गया, ज्यादा में से कम वाला घटाना है क्योंकि दिशाएं विपरीत हैं, और ज्यादा होगा वो जिसकी दूरी कम होगी। और देखिए इन दोनों में से दूरी कम r माइनस a और r प्लस a में से कम कौन सी है, r माइनस a कम है, तो धनावेश वाला विद्युत क्षेत्र ज्यादा होगा। तो इस प्लस वाले आवेश का जो विद्युत क्षेत्र है, इसमें से आप माइनस वाले आवेश का जो विद्युत क्षेत्र है वो घटा दीजिए, तो हमारे पास में प्लस वाले आवेश का विद्युत क्षेत्र हो गया के क्यू अपॉन में r माइनस a का होल स्क्वायर, इसमें से हमें घटाना है ऋणावेश का विद्युत क्षेत्र के क्यू अपॉन में r प्लस a का होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहां से हम के क्यू कॉमन ले सकते हैं, तो यहां से देखिए, यहां से के क्यू हमने कॉमन ले लिया, तो देखिए हमारे पास में के क्यू तो आ गया कॉमन, और हमारे पास में कितना बचेगा 1 अपॉन r माइनस a का होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन r प्लस a का होल स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया। अब यहां से अगर अपन देखें इसमें, तो यहां से हमारे पास में इसमें हम एलसीएम ले लें इधर, तो हमारे पास में ई का मान देखिए हमें कितना मिलेगा, ई बराबर आ गया हमारे पास में के क्यू, और इनटू में एलसीएम लेते हो आप, तो एलसीएम आ गया हमारे पास में r माइनस a का होल स्क्वायर इनटू में r प्लस a का होल स्क्वायर, r माइनस a के स्क्वायर से r माइनस a का स्क्वायर कैंसिल हो गया, r प्लस a का होल स्क्वायर बचेगा,
इसको आपने 1 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये हो गया r प्लस a का होल स्क्वायर माइनस r प्लस a के होल स्क्वायर से r प्लस a का होल स्क्वायर कैंसिल हो गया, r माइनस a का होल स्क्वायर बचेगा तो यहाँ आ गया r माइनस a का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास में के क्यू इंटू इसका होल स्क्वायर हल कीजिए तो r स्क्वायर प्लस 2ar प्लस a का स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर माइनस में 2ar और प्लस a स्क्वायर ये है। तो इस माइनस को आप अंदर गुणा कर दीजिए तो निशान उल्टे हो जाएंगे तो माइनस का तो r स्क्वायर प्लस में 2ar और माइनस में a स्क्वायर अपॉन में ऊपर वाले होल स्क्वायर को एक बार मत देखिए r माइनस a r प्लस a तो a प्लस b और a माइनस b वाला फॉर्म बन गया ये जो कि क्या होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो a यानी कि r का स्क्वायर माइनस में स्मॉल a का स्क्वायर और ऊपर दोनों पे क्या था कॉमन होल स्क्वायर था। तो यहां से अब अगर हम देखें देखो प्लस का r स्क्वायर माइनस का r स्क्वायर प्लस का a स्क्वायर माइनस का a स्क्वायर कैंसिल हो गया तो हमारे पास में बचेगा 2ar प्लस में 2ar कितना हो गया 4ar। तो हमारे पास में देखिए के क्यू इंटू में 4ar बट्टा r स्क्वायर माइनस में a स्क्वायर तो यहां से इसका होल स्क्वायर है ऊपर तो यहां से अगर हम देखें कितना हुआ तो इसके अगर हम विवरण के बारे में देखें तो के क्यू इंटू में अब 4a जो है इसको आप क्या लिख सकते हो 2 गुणा 2a लिख सकते हो क्या 4 को आप 2 गुणा 2 लिख सकते हो तो ये 1 2 तो आ गए यहाँ पे और दूसरा आपने यहाँ पे लिख दिया 2a और इंटू में r और बट्टा में r स्क्वायर माइनस में a स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से अगर अपन देखें इसमें तो हमारे पास में देखिए कितना आ जाएगा 2k q इंटू में 2a अभी हमने देखा था विद्युत द्विध्रुव के आवेशों के परिमाण और उनके मध्य की दूरी का गुणनफल क्या कहलाता है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहलाता है p हो गया। तो q इंटू 2a की जगह आपने p लिख दिया q इंटू 2a की जगह आपने लिख दिया p और इंटू में r बट्टा में r स्क्वायर माइनस में a स्क्वायर और इसका होल स्क्वायर। तो यहां से अगर अपन देखें दिशा के रूप में अगर अपन देखें तो पहले हम लिख देते हैं क्योंकि p बराबर हमारे पास में होता है q इंटू में 2a। ठीक है, अब यदि हम बोले यहाँ पे यदि r इज वेरी ग्रेटर देन a है तो उस परिस्थिति में r का मान a से बहुत ज्यादा है तो r स्क्वायर का मान तो a स्क्वायर से और भी ज्यादा हो जाएगा। मतलब ये जो a स्क्वायर है ये इसकी तुलना में नगण्य है ना के बराबर है। अगर ये नगण्य है तो इसे ना के बराबर मान के छोड़ा जा सकता है तो क्या बचेगा r का स्क्वायर बचेगा और इसका ऊपर क्या हो गया स्क्वायर r के स्क्वायर का स्क्वायर कितना हो गया r की घात 4। तो यहाँ से e का मान हमारे पास में आ गया 2kpr अपॉन में r की घात 4। तो यहाँ से r से घात कट जाएगी तो हमारे पास में आ गया 2kp अपॉन में r का क्यूब। तो विद्युत द्विध्रुव के कारण से अक्षीय स्थिति पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का ये व्यंजक था। ठीक है ना, तो आप ये बोल सकते हो कि जो अक्षीय स्थिति पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है E कौन से बिंदु पर है अक्षीय बिंदु पर। ये जो E है ये कौन से बिंदु पर है अक्षीय बिंदु पर है। ये व्युत्क्रमानुपाती किसके है r के क्यूब के दूरी के घन के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है ना, केंद्र से दूरी है ये r किसकी दूरी है r उस बिंदु जहां पे आपको विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है ना, जिस बिंदु पे आपको विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है उसकी केंद्र से जो दूरी है ना द्विध्रुव के केंद्र से दूरी वो क्या है r। ठीक है, उसके घन के व्युत्क्रमानुपाती क्या है हमारे पास में यहाँ पे अक्षीय बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक। ठीक है, यदि इसे सदिश रूप में देखा जाए तो देखिए सदिश रूप में तो यहां से E का मान हमारे पास में देखिए कितना आ जाएगा 2kp अपॉन में r का क्यूब। यहाँ पे देखो अब k एक नियतांक है p सदिश राशि है तो इस पे अगर आप वेक्टर लगाते हो तो इस पे वेक्टर लगेगा r का क्यूब और दिशा दर्शाने के लिए हमने लिख दिया r का कैप। ठीक है, समझ गए मेरी बात को आप। ये हो गया हमारे पास में इसका सदिश रूप। ठीक है ना, तो ये होता है हमारे पास में इसका सदिश रूप कि भाई क्या होगा किस प्रकार से होगा। ठीक है ना, और वैसे एक बात और देखिए आप अगर हम तो हमने यहाँ पे देखिए ये वेक्टर p लगा दिया ना। अब p पे आपने वेक्टर साइन लगा दिया भाई दिशा सूचक वेक्टर साइन तो लगी गया तो अब r कैप की आवश्यकता नहीं है।
तो अगर आप ये नहीं भी लिखेंगे तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं, ठीक है ना। समझ गए आप मेरी बात को। ये हमने इसलिए लगाया क्योंकि हम पीछे लिखते आए थे। यहाँ पे अगर इस पद में, इस वाले पद में अगर कोई दिशा सूचक शब्द नहीं होता, भाई कोई सदिश राशि नहीं होती, इस पे वेक्टर साइन नहीं लग सकता था, तो फिर आपको दिशा के लिए अलग से आर कैप लगाना पड़ता, ठीक है ना। यहाँ कैप लगते इसका परिमाण हो गया, ठीक है ना। समझ गए मेरी बात को, परिमाण प्लस दिशा हो गया, समझ रहे हैं आप मेरी बात को। तो ये था हमारे पास में, हमें ज्ञात करना था विद्युत द्विध्रुव के कारण से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक। हमें ज्ञात करना था विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक। इसमें दो स्थितियां थी, दो स्थितियों में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम ज्ञात कर सकते हैं, एक तो अक्षीय बिंदु पर और एक निरक्षीय बिंदु पर। तो देखिए अक्षीय बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का ये व्यंजक था जो कि हमें प्राप्त होता है E बराबर 2kp/r3। यहाँ ये ध्यान रखना है आपको कि दोनों आवेशों के बीच की जो दूरी है वो तो 2a है, तो ये जो दूरी है r, ये क्या है हमारे पास में दूरी r कौन सी है, जिस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है उसकी द्विध्रुव के केंद्र से दूरी है। जिस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है उसकी द्विध्रुव के केंद्र से दूरी है। समझ गए आप मेरी बात को। ये था हमारे पास में अक्षीय बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक है, और ये जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है E, ये r के क्यूब के व्युत्क्रमानुपाती है, ठीक है। अब इससे आगे हमें चर्चा करनी है निरक्षीय बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, किसके कारण से, विद्युत द्विध्रुव के कारण से। तो इसकी चर्चा हम लोग अगले वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।